हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है उसमें हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा क्वालिफ़िकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज़ जो हैं उनके मेंबर्स के लिए, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। लोकसभा का मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। और ये डिस्कशन जो है वो आर्टिकल 84 के अंदर जो है वो दिया हुआ है। सो आर्टिकल 84 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो बेयर एक्ट के अंदर अगर देखेंगे तो बेयर एक्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 3 क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। कितना? केवल 3। सबसे पहला है सिटीजन, आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। और आप ये प्रेसिडेंट वाले पार्ट से ही आपको ये क्लियर है कि सिटीजन मतलब आप किसी भी तरह से सिटीजन हो, या बर्थ या नेचुरलाइजेशन किसी भी तरह से आप एलिजिबल होंगे। दूसरा है कि अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 25 साल एज, और राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो 30 साल आपका एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। और तीसरा कंडीशन लिखा हुआ है कि आपको एक शपथ लेना होगा, ओथ लेना होगा बिफोर एन ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड हो। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज्ड इन दैट बिहाफ बाय इलेक्शन कमीशन ओथ और अफर्मेशन। ठीक है, तो 3rd शेड्यूल में ओथ दिया रहता है, उसके बेसिस पे आपको ओथ लेना पड़ेगा। ये 3 क्वालिफिकेशन संविधान में देने के बाद लिखा गया कि कोई और भी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है अगर उस बिहाफ पे पार्लियामेंट कोई कानून बना दे। तो पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाकर एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब अगर करेगा तो वो भी होना ज़रूरी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या समझेंगे कि संविधान अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है और अगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड है कि ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेंबरशिप के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, तो केवल 3 ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन है लेकिन वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। उसके लिए पार्लियामेंट को जो पावर मिला था उसके अंदर उसने एक कानून बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। आरपीए 1951 जो है वो इनैक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जिसमें कुछ और क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई। उसको देखते हैं एक बार। सो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो आप सेक्शन 3 में आरपीए 1951 के देख रहे हैं, मेंबरशिप ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी स्टेट और यूटी अनलेस ही इज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको राज्यसभा का सीट, या तो यूटी जहाँ पर राज्यसभा का सीट का जिक्र है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, या फिर बाकी जो 28 स्टेट्स हैं उनमें राज्यसभा के एज आपको रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट होकर जाना है, तो कंडीशन ये है कि आपको अपना वोटर आई कार्ड, यानी कि इलेक्टर होने चाहिए। इलेक्टर मतलब क्या? आपका वोटर आई कार्ड बना होना चाहिए कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भारत में है उसमें। ये यहाँ पर इसीलिए इसको सर्कल या ब्रैकेट में दिया गया है क्योंकि ओरिजिनल संविधान में ये प्रोविज़न नहीं था। 2003 में राज्यसभा के अंदर के इलेक्शंस को लेकर 2 तरह के बदलाव आए। पहला बदलाव जो था वो ये था कि राज्यसभा के इलेक्शन में ओपन बैलेट का इस्तेमाल होगा, और दूसरा बदलाव ये आया कि 2003 से पहले ये इंडिया नहीं लिखा हुआ था, इन दैट रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी लिखा हुआ था। मतलब बिहार के 16 सीटों पे अगर आपको राज्यसभा के जाना है तो आपको बिहार में रजिस्टर्ड वोटर होना पहले एक क्राइटेरिया हुआ करता था कि बिहार की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपका रजिस्टर वोटर आई कार्ड बना हो 40 में से, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट हटा दिया गया 2003 से, और अब भारत के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि आउट ऑफ 543 कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अगर वोटर हैं तो आप राज्यसभा का सीट किसी भी स्टेट या यूटी से ले सकते हैं। ठीक है, अब है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, यानी लोकसभा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा अनलेस क्या क्या, इन द केस ऑफ अ सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन एनी स्टेट ही इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द शेड्यूल कास्ट वेदर ऑफ दैट स्टेट और एनी ऑफ द अदर स्टेट एंड इज एन इलेक्टर फॉर एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो अगर आपको लोकसभा के शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट पर इलेक्शन लड़ना है तो पहला कंडीशन तो वोटर आप होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड, और दूसरा कि आपको शेड्यूल कास्ट भी, मतलब शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से भी बिलोंग करना पड़ेगा, और वो आप किसी भी स्टेट में, आप पूरे इंडिया भर में आप एज अ शेड्यूल कास्ट बिलोंग कर रहे हैं तो आप एलिजिबल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरा कह रहा है कि अगर सीट रिजर्व होगा शेड्यूल ट्राइब के लिए
किसी भी स्टेट में अदर देन दोज इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ही इज अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब, या तो उस स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर हो या फिर किसी भी और स्टेट में, और साथ साथ उनका वोटर आई कार्ड बना हो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यहाँ पर ये असम का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को एक्सक्लूड किया गया, उसका रीज़न क्या है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में कंडीशन क्या दिया गया, जो इसके बाद लिखा हुआ है कि इन द केस ऑफ सीट रिजर्व फॉर एसटी इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, उनको क्या होना पड़ेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर होना पड़ेगा। कहाँ पर, ऑफ दोज शेड्यूल्ड ट्राइब विच इज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच सीट इज रिजर्व और एनी अदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि आपको अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इलेक्शन लड़ना है कहाँ पर, असम की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या तो आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रजिस्टर्ड हो एज अ वोटर, क्या चीज़ में, और आप उसी कम्युनिटी में शेड्यूल्ड ट्राइब हो, या फिर उस ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी ऐसे सीट रिजर्व थे उसमें किसी भी जगह पे आपका शेड्यूल्ड ट्राइब आप हो। बाहर कहीं पे आप इलेक्शन, अगर आप एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये सेम चीज़ अप्लाई होता है लक्षद्वीप के भी केस में एंड एट द सेम टाइम इन केस ऑफ सिक्किम ऑल्सो। तो ये दोनों कंडीशन, तो अगर आप देखेंगे एक्सेप्शन की बात कि पूरे देश भर में जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, उसमें इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी जगह से रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए नॉर्मल सीट्स के लिए। वही लिखा है, इन केस ऑफ एनी अदर सीट इलेक्टर फ्रॉम एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। शेड्यूल कास्ट की सीट से इलेक्शन लड़ना है तो आपको शेड्यूल कास्ट का मेंबर होना जरूरी है, वो किसी भी जगह हो सकते हैं पूरे देश भर में, और वोटर आई कार्ड बना होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए इलेक्शन लड़ना है तो आप शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो और अगेन वोटर आई कार्ड बनाओ किसी भी जगह से। लेकिन अगर शेड्यूल ट्राइब का सीट रिजर्व जो है कहाँ पर, असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, लक्षद्वीप में और सिक्किम में, तो आपको उस ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट के जो एरियाज़ हैं उन्हीं में किसी एक जगह पे एज अ शेड्यूल ट्राइब होना पड़ेगा, तभी आप ये सीट रिजर्व पे इलेक्शन लड़ सकते हो। और लास्ट चीज़ कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दे आर नॉट बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब ये जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वहाँ से सीट इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये आपको क्वालिफिकेशन में समझना था। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आने से पहले एक और चीज़ कि कुछ और भी ऐसे कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड है, जब डिस्क्वालिफिकेशन अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे तो उसमें ग्राउंड ये भी है कि अगर आपको सपोज़ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जितना आपका जेल टर्म है प्लस 6 साल तक आप कोई इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो उस दौरान आप यहाँ पर आपका वो भी क्वालिफिकेशन एक आ जाएगा कि अगर आप 2 साल के लिए कन्विक्ट हुए थे किसी केस में तो आप 8 साल तक लोकसभा का इलेक्शन या राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साथ ही साथ आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए यानी बैंकरप्ट हो गए तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप अनसाउंड माइंड के तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सब कुछ और एडिशनल ग्राउंड्स हो सकता है बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, और सही स्टेटमेंट चुनना है। शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स एज, सही है। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड, यही हटा दिया ना गया 2003 से, कहीं भी आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, अब यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से आप इस वाले पर्टिकुलर पार्ट को, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। कहाँ पे? स्टेट के अंदर। सो 1 and 3 दिस आर द 2 क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे आप होल्ड करोगे ना, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको नहीं दिख रहा है, बट जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेंगे यू विल बी डिस्क्वालीफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसीलिए ये पे 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज आर इनकरेक्ट पूछा है। फॉर क्वालिफाइंग टू बी लोकसभा एंड राज्यसभा पर्सन मस्ट बी 25 and 35, दिस इज रॉन्ग, 35 नहीं 30 ईयर्स। A person belonging to scheduled caste or scheduled tribe can contest election from a general constituency too, ये सही है, कर लड़ सकते हैं नॉर्मल एक कॉन्स्टिट्यूंसी से भी। And if member of parliament votes against the direction of his party, he can be disqualified on the ground of defection, ये सही है। डिस्क्वालिफिकेशन वाले पार्ट में हम लोग इसको कल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के जो ग्राउंड्स है उसके बारे में बात करेंगे, मेंबरशिप कैसे जा सकती है किसी पार्लियामेंट के मेंबर्स की। थैंक यू सो मच।